शुरू में वो लोग बोलते थे ये क्या कर रहा है, इधर घर पे रहते नहीं है, घूमते ही रहता है। आज बोलते हैं मैं महाराष्ट्र में हूँ, नेक्स्ट वीक में एमपी में हूँ। चैलेंजेस बहुत आया था। मैरिज करने के टाइम तक मेरे को चैलेंजेस को फेस करने इजी पड़ा, बट एक बार मैरिज होने के बाद अगर फैमिली का भी कोऑपरेशन चाहिए उसमें, बिकॉज आपको मालूम है विंड एनर्जी जो है पूरा रिमोट एरिया में ही होता है, नॉट इन द सिटीज। अनमिक्सिंग करके एक एलिमेंट है, इन विच चाणक्य ने जो किंग को जो सिखाया था वो हमको अभी सिखाया जाता है। थिंकिंग इज नॉर्मल, बट हाउ टू थिंक। नाउ आई एम नॉट अफेक्टेड बाय माय इमोशन, माय फीलिंग, नो, नथिंग कैन अफेक्ट मी। चाणक्य ने बहुत कुछ टीच किया है सक्सेसफुल किंगडम के लिए। तो वो सब एयर करने के बाद देन आई डिसाइडेड टू रिजाइन माय द करंट जॉब। रिन्यूएबल जो सोर्स है वो हमेशा के लिए है, इवन टू ब्रीथ। अब हवा तो रहना चाहिए फॉर ब्रीथिंग, वो हमेशा के लिए है। देयर इज नो कोल अवेलेबल, देयर इज नो हाइड्रो पावर अवेलेबल। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए देयर इज नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड। फॉर विंड एनर्जी हवा नेचुरली अवेलेबल है। फॉर सोलर एनर्जी फ्रॉम सन वी आर गेटिंग नेचुरल सोर्स ऑफ द फ्यूल। गुजरात जो है वो सरप्लस एनर्जी पैदा करता है और वो अदर सिटीज में या अदर स्टेट में सप्लाई करता है। सो आपने मार्केट को अच्छे से स्टडी करके रखा है, इसका मतलब रियली आई अप्रिशिएट यू पूजा। सो रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग स्टोरेज नहीं कर सकते, इट हैज टू बी इमीडिएटली कंज्यूम्ड। एंड फ्यूचर अभी जो बिजनेस आ रहा है इसके लिए 25 साल के बाद उसको सोल्यूशन मिला है। Hello friends, welcome to one more episode of Pooja's Talk Show, and today we are going to meet Dr. N. Karunamurthy sir. He is a managing director of Wind Plus Private Limited. He works on the wind energy and उनसे बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को पता चली। विंड एनर्जी कैसे ये काम करता है, लीडरशिप, लोगों के बारे में, लाइफ के बारे में। सो अगर आप एक ट्रेडिशनल अनट्रेडिशनल वे ऑफ एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं, सोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, लीडरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। एंड आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई हैव एंजॉयड अ लॉट। आई होप यू विल ऑल्सो एंजॉय, सो एंजॉय वॉचिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर। या थैंक यू पूजा फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म। या कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आके? Yeah, really it is my pleasure इधर आपका प्लेटफॉर्म में रहने के लिए, and thanks for the opportunity, and thanks to Mansi also who has connected. Mansi is working as a director. I mean, she is also a director training and development in the Wind Plus Private Limited. So Okay. I want to thank Mansi also who has connected me with you. Okay, it's really my pleasure to be here. I'm honored. Yeah. थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बड़ी बात कर दी मेरे लिए। ये बहुत प्लेजर की बात है सर आपसे बात भी करना। सो सर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ से। ओके तो सर आपकी जर्नी से शुरू करेंगे, आपके चाइल्डहुड डेज, उसके बाद फिर आपका करियर, फिर आपने कैसे सोचा, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत ही नया फील्ड है और डेफिनेटली जब आपने शुरू किया होगा तब तो शायद बहुत ही नया रहा होगा, किसी ने हो सकता है नाम भी ना सुना हो। तो कैसे आप उस करियर में गए? और बहुत सारे क्वेश्चन एक ही साथ पूछ रही हूँ सर। तो और एक और सर, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके अगल बगल वाले होंगे, क्योंकि ये बहुत ही नया है, तो उनका क्या रिएक्शन था जब आप रिन्यूएबल एनर्जी में आपने कहा कि आप काम करोगे? तो सर आपकी जर्नी से शुरू करेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूछती हूँ आपको। Thank you Pooja, thank you for the participants also, right, and thank you for the viewers. See, मेरा जर्नी ऐसा था, I am from the village, one part of village in Tamil Nadu. Everybody knows about Madurai, it's a temple city. ठीक है, मदुरै से 1 घंटा दूर पे हमारा विलेज है, ममसापुरम करके। There are only maybe 5,000 families are living from that village, so we can say that way, right? तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, नॉर्मली आपको 10वीं तक के पढ़ाई करता है, इज एट स्टैंडर्ड एजुकेशन। 10वीं तक के पढ़ाई करता है लड़के लोग को, एंड लड़की लोग तो उससे भी कम 8वीं तक के पढ़ाई करता है। सो 10वीं तक पढ़ाई करके देन दे विल सेंड इट फॉर द डिप्लोमा कोर्सेस, ITI और डिप्लोमो वैसा भेज देते, ताकि लड़का 15 साल में 10वीं खत्म कर देगा एंड 3 साल में डिप्लोमा और एनी टेक्निकल एजुकेशन थोड़ा खत्म करके देन ही विल स्टार्ट अर्निंग फॉर द फैमिली। दैट इज अ लोकल विलेज पीपल माइंडसेट, वैसा था। सो मेरा भी ऐसे हुआ था। 10वीं तक आई डिड माई 10th स्टैंडर्ड तक मेरे विलेज में पढ़ाई किया। देन 3 years आई डिड माई डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कोर्स।
So my 18 years में I go completed this electrical and electronics course. Then immediately I joined in. I mean इधर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि that जो मैंने डिप्लोमा किया था उसमें I scored 91% of the marks. And today also, yeah, my name is there in that particular college. You know, honorary board में जो college I mean college में honorary board रहता है, तो जो first rank, second rank लेता है, उसमें मेरा नाम आज भी वो college में है. 1995 I passed out my diploma in electrical engineering and electronics. So 91% मैंने स्कोर किया तो then तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिला था एज अ जूनियर इंजीनियरिंग. लाइक इधर महाराष्ट्र में MSCB एंड गुजरात में GSEB लाइक दैट. So I got some junior engineer post from Tamil Nadu Electricity Board. It was during 1995. Because of this high score, high marks, I got it. Then when I attended the interview, all those things, you know, went well, but due to some financial challenges, obviously, you know, we were 6 children in the family at that time. So 5 log, you know, boy log and 1 sister. So, and my father was a blacksmith. He was unable to, you know, further education के लिए मेरे को help करने में problem था family के अंदर. तो मैंने ये सब कुछ करके then तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ज्वाइन करने वाला था, बट मैंने वो स्किप कर दिया बिकॉज देयर इज सम फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व. यू नो, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको देयर विल बी सम फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन व्हिच आई वाज अनेबल टू बेयर इट. तो इसलिए देन दैट टाइम एक्चुअली विंड दिस रिन्यूएबल एनर्जी वाज द स्टार्टिंग फेज फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी. एक्चुअली इन इंडिया 1993 द फर्स्ट विंड टर्बाइन वाज इंस्टॉल्ड. देन वो 95 में मेरा एजुकेशन भी हुआ, तो देन उसका जस्ट शुरुआत था विंड एनर्जी का. Then I started my career with one subcontracting company जो विंड मिल के लिए जो काम करता है उनके साथ थोड़ा ज्वाइन करके I started my career in that. वहां से मतलब मेरे 18 साल में मेरे विंड एनर्जी का करियर शुरुआत हुआ था. Then 5 years I worked in that company. First company one Denmark based company था, I worked there. And second I joined in one again Denmark based company because Denmark country is the pioneer in this wind energy. They are world number 1. Yeah, always. Yeah. So then second company में भी मैंने ज्वाइन किया था, that is also Denmark based company. वो ज्वाइन करके then मेरे को ऐसा लग रहा था because you know फर्स्ट कंपनी में काम करते वक्त मेरे को फर्दर क्वालिफिकेशन अपग्रेड करने का वो इंटरेस्ट नहीं आया था because I was busy with my works day to day routines. And second कंपनी में ज्वाइन करते वक्त though I was having only diploma engineering degree and the persons, you know, MBA, master, सब लोग मेरे ऊपर ज्वाइन करके they used to take this bossy positions. आपके पास एक्सपीरियंस रहता है बट उनके पास क्वालिफिकेशन रहता है, करेक्ट. बट ज्यादा क्वालिफाइड जो लोग है वो लोग के ऊपर आता है, दैट इज इन द हायर पोजीशन में वो लोग आता है. वी विल बी रिमेन इन द डाउन द लाइन ओनली. So this put me to, you know, think and upgrade my qualifications further. It is not only experience will not only serve, and you should have a you should have upgradation of the qualification also. Like that, then part time मैंने BTech, then MTech. After that I did my PhD also. And पूरा मैंने जो भी किया BTech, MTech मैंने इलेक्ट्रिकल में करके then PhD विंड एनर्जी में कर दिया. So and here, you know, happy to share my certificate, my wind energy PhD is the India's first certificate. You can Google it and check it. Yeah. So this is the way I upgraded because now one thing I understood, only experience will not serve your purpose. You should upgrade your qualification also. So वो qualification आगे बढ़ते बढ़ते then by 2013 I completed my PhD and I got a doctorate in Doctor of Philosophy in wind energy. And I understand the, you know, importance of the education and upgradation. Then abhi bhi I am doing that, you know, masters in leadership science with the Mumbai University. So I am doing the consistent learning. And why this masters in leadership science? Technically I am sound. I thought, you know, being an electrical engineer and a PhD in wind energy, technically I am sound. And कोई भी आप कंपनी देखेंगे जो MD रहेंगे, CEO रहेंगे, CFO रहेंगे, वो पूरा कमर्शियल वाले ही रहेंगे ऊपर टॉप पोजीशन में. The technical person cannot reach to certain maximum. They will come up to vice president level. They cannot become a president. They cannot become a CFO. They cannot become a CEO or MD. So अगर आपको बनना चाहिए तो you should have some commercial knowledge also.
तो वो सोच के देन आई जॉइंड इन दिस मास्टर्स इन लीडरशिप साइंस इन मुंबई यूनिवर्सिटी, इन विच वी आर गेटिंग लॉट ऑफ कमर्शियल सेंस ऑफ लेसन्स एंड देयर आर लॉट ऑफ लीडरशिप लेसन्स आल्सो वी आर गेटिंग, वी आर लर्निंग, which I would like to apply in my the new venture which I have started recently, WindPlus. So in wind energy I have traveled from 1995 से लेके 2021 तक. I have not changed my industry. So almost 26 years मैंने पूरा विंड में काम किया, विंड एनर्जी में काम किया है. This is my 27th year. From July 2021 27th year में मैंने किया विंड एनर्जी एक्सपीरियंस में. So this is all about my background, Pooja. Yeah. Thank you. वाह, ग्रेट सर, जान के अच्छा लगा सर. आप पहले इंसान थे जिसने सर्टिफिकेशन दिया. तो सर मतलब ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग भी रहा होगा, जब आपने पहली बार किया होगा और किसी ने नहीं किया वो चीज. तो जब कोई चीज होती नहीं है हमारे आसपास तो बहुत मुश्किल होता है लोगों को उस चीज के बारे में समझाना. इवन मतलब बहुत ही ज्यादा होता है. मतलब कि सर ये आप कह सकते हो कि मैं जो ये टॉक शो करती हूँ ये मतलब कि कोई बहुत नई चीज नहीं है. मतलब है मतलब सभी लोग इंस्टाग्राम पे आते हैं, नेटवर्किंग करते हैं सबसे, लेकिन फिर भी मतलब मेरे आसपास के लिए ये चीज नई है क्योंकि शायद वो नहीं करते. तो इतनी छोटी सी चीज के लिए भी मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती है लोगों से, इवन कभी कभी घर वालों से भी कि क्या करते रहती हूँ. तो मतलब आपने जो किया मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग. तो डेफिनेटली आपके सामने भी बहुत चैलेंजेस आए होंगे. मे बी आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि आप ये क्या करने जा रहे हो, मतलब ये बहुत ही कोई नहीं करता है, तुम क्यों कर रहे हो. ऐसा भी बोलते हैं लोग, कोई तो नहीं किया, उनका बेटा भी तो इंजीनियर है, उसने तो नहीं किया, तुम क्यों कर रहे हो. कोई किया है तुम्हारे आसपास? आज तक कोई नहीं किया. तो क्या ऐसे क्वेश्चन आपने भी फेस किए सर, आपने जब शुरू किया? या दिस क्वेश्चन मैंने कैसा फेस किया था, बिकॉज या लोकल अभी तो देखिए मेरा विलेज में मैं जाएगा तो देयर आर लॉट ऑफ रेस्पेक्ट नाउ दे आर डूइंग. बिकॉज शुरू में वो लोग बोलते थे ये क्या कर रहा है, इधर घर पे रहते नहीं है, घूमते ही रहता है. आज बोलते हैं मैं महाराष्ट्र में हूँ, नेक्स्ट वीक अगर कुछ फोन करेगा तो मैं एमपी में हूँ, गुजरात में हूँ, ऐसे ऐसा बोलते रहता है करके लोग पूछता है मुझे. चैलेंजेस बहुत आया था, लेकिन लेकिन अप टू मैरिज लेवल आई वाज एबल टू मैरिज करने के टाइम तक मेरे को चैलेंजेस को फेस करना इजी पड़ा. बट एक बार मैरिज होने के बाद अगर फैमिली का भी कोऑपरेशन चाहिए उसमें, ठीक है, पार्टनर हैज टू एडजस्ट विद दिस ऑलवेज. बिकॉज आपको मालूम है विंड एनर्जी जो है पूरा रिमोट एरिया में ही होता है, नॉट इन द सिटीज. कहाँ पे रिमोट एरिया, कहाँ पे खुला खुला हवा आता है. सिटी में विंड मिल किधर नहीं लग जाता है, तो इट विल बी टोटली ऑन रिमोट एरिया. तो आपको लॉट ऑफ ट्रैवलिंग करना पड़ता है एंड यू गो टू कॉम्प्रोमाइज मेनी थिंग्स इन फैमिली. एंड शुरू में जो विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी स्टडी करने के लिए वहां पे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं रहता है. नो रोड फैसिलिटी, नो लॉजिस्टिक फैसिलिटी, कुछ भी. मतलब पहुंचने के लिए वो जगह पे रिमोट एरिया में पहुंचने के लिए भी आपके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहता है. तो इसके ऊपर हमको चैलेंजेस करके फेस करके आना पड़ा. यू हैव टू वॉक अ लॉट. मे बी व्हेन यू आर डूइंग द न्यू साइट, एक रिमोट साइट आपको मिला, लाइक आपका रियल एस्टेट भी पहले फ्लैट जो बनाते वो आउटर में बनाते, बाद में इट बिकम डेवलप्ड सिटी हो जाता है. वैसा विंड भी ऐसे ही है. रिमोट एरिया में आपको बहुत चल के पूरा सर्वे करना पड़ता है, उसका टेरेन कैसा है, ये मतलब चैलेंजेस फिजिकली आया और सोशली भी बहुत सारा चैलेंजेस मैंने फेस किया है. आपने जो बोल रहा, आपका घर पे जो बोलता है वो, एंड आफ्टर मैरिज फ्रॉम द फैमिली, आप तो 5 दिन तो बाहर ही रहते हो, हमारे साथ किधर रहते हो, अगर इधर भी वीकेंड में रहते हैं तो आपको फोन में बिजी रहते हो, ऑल दोस थिंग्स. सो आई गॉट टू थैंक टू माय फैमिली फॉर at least to cooperate for my vision जो भी मैंने लाइफ में रखा था, इसके लिए फैमिली का भी बहुत सपोर्ट था. इवन फॉर द माय किड्स आल्सो. नाउ माय डॉटर इज स्टडीइंग बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही है एंड सन इज इन 11th स्टैंडर्ड. अभी तक उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड नहीं किया बिकॉज ऑफ दिस पैशन आई एम हैविंग इन दिस इंडस्ट्री. इसको ये पैशन को लेके जाके आई वांट टू आई हैव बिगर प्लान, बिगर विजन, बिगर मिशन इन दिस इंडस्ट्री. तो आपने जो पूछा है चैलेंजेस, तो मैंने पर्सनली भी फेस किया है, सोशल भी फेस किया है. तो उसको पूरा ओवरकम करके प्रूव करके दिखाया, सो दैट नाउ पीपल आर विथ मी नाउ.
नहीं, तो सर एज जी मतलब मैन आपने इतने सारे चैलेंजेस फेस किए, मैं सोचती हूँ अगर आप वुमेन होते तो आप कैसे करते, बिकॉज उस समय शायद बहुत वो और ही ज्यादा मुश्किल होता, क्योंकि अच्छा फैमिली उतना सपोर्ट नहीं करती, लाइक, क्योंकि आप एज अ मैन हो तो शायद उतना इमोशनल टॉर्चर आपको झेलना नहीं पड़ता, शायद पड़ता है, एग्जैक्टली पर एक आपका एक डोमिनेंस होता है, लाइक, ठीक है फैमिली भी है, आपको डेफिनेटली आपको करना पड़ा होगा, फेस करना पड़ा होगा सब कुछ, लेकिन फिर भी कोई आपको डोमिनेट नहीं कर सकता, आप एक वो हो। लेकिन अगर आप देखो क्योंकि मैं ये चीज फील करती हूँ, इसलिए मैं आपको बताने की वो कर रही हूँ कि ऐसा अगर आप वुमेन होते तो शायद फेस करते थे वो एक कि नहीं आपको नहीं करना, क्योंकि एक तो नई चीज है, ऊपर से जो किसी ने किया नहीं है, और ट्रैवलिंग करना है। तो सर मैं ये कहने का मतलब ये है कि क्योंकि ये जो हमारा शो है सर, ये यूथ बेस है, बहुत सारे यंग लोग इसको देखते हैं, मेरे बराबर के जो बच्चे हैं, तो उनके माइंड में एक ये कंफ्यूजन रहता है, या ये कह सकते हैं मेरे माइंड में भी है। हमें ये लगता है सर, वैसे मैंने आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आपने इतने चैलेंजेस फेस किए तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ सर, कि जो हमारा जी पार्टनर होना चाहिए, राइट, या उसका मतलब, क्योंकि जब आप विजन देख रहे हो, ठीक है, जो शायद किसी ने नहीं देखा या किसी ने नहीं किया, तो उसमें एक जो आपका पार्टनर है, ठीक है, उसका आपके विजन के तरफ क्या बोलते हैं, सपोर्ट होना कितना जरूरी है, मतलब ये या क्योंकि एक यूथ बेस्ड शो है, तो डेफिनेटली मैं ये क्वेश्चन आज करना चाहूंगी कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं सर, क्योंकि आपने फेस किया है, एक नई चीज भी आपने करी है, और आपने कहा कि आपको बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हुए, तो एज अ मैन आपने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए, मतलब कि इवन आप हेड ऑफ द फैमिली थे, फिर भी आपने फेस किए प्रॉब्लम, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इमोशनल तो रहता है बिकॉज ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन आर मेड लाइक दैट विथ इमोशंस, राइट। इमोशनल फीलिंग्स को यस। कंट्रोल करना आना चाहिए अपने को, बिकॉज स्पिरिचुअली मैंने लॉट ऑफ बुक्स रीड करते रहता हूँ फ्रॉम माई ड्यूरिंग माई एजुकेशनल, ड्यूरिंग माई करियर ऑल्सो स्पिरिचुअली, बिकॉज अपने को कोई तो गुरु रहना चाहिए। ऐसे ऑल एंशिएंट टेक्स्ट बुक जो भी है, एक गुरु रहना चाहिए ऐसा करके बोलते हैं, बट आई वाज आल्सो आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर अ गुरु, बिकॉज वो फेक गुरु नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको स्पिरिचुअली आपको थोड़ा सा कनेक्ट रहना पड़ता है स्पिरिचुअली। आप देयर आर लॉट ऑफ कोट्स, लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, वो करे, आई वोंट से दैट वे, लेकिन देयर आर गुड कोट्स अबाउट द इमोशंस, अबाउट द फीलिंग्स, हाउ यू कैन कंट्रोल दैट, बिकॉज हमारा एक माइंड है, माइंड इज इट्स अ प्रोसेस ऑफ योर थिंकिंग। माइंड ऐसा करके एक चीज नहीं है, लाइक इट इज, देयर इज नो ऑर्गन कॉल्ड माइंड, ठीक है। मेरा माइंड ऐसा बोलती है, मेरा कहती है, वैसा तो नहीं है। लाइक हमारा ऑर्गन से, लाइक आई से, नो से, ये है, बट माइंड इज नॉट अ ऑर्गन, एंड इट इज योर थॉट प्रोसेस। इट इज वो थॉट प्रोसेस वी हैव कॉल्ड, उसको नाम रखे हम लोग, माइंड करके नाम रखा है। वो थॉट प्रोसेस को आप ठीक करेंगे ना, बाकी पूरा वो कंट्रोल होएगा। फिर आपका, बिकॉज देयर इज वन, आई विल नॉट गो इनटू लॉट ऑफ द स्पिरिचुअल थिंग्स। सोल तो आप जानता है, बिकॉज विदाउट दैट वी आर नॉट देयर, वी आर नॉट अलाइव, राइट। जो मतलब जो डेथ हुआ है एंड लिविंग पीपल के लिए क्या फर्क है, ओनली दैट सोल विच इज एक्टिव एंड योर ब्रीथ, दैट इज द ओनली थिंग वी आर लिविंग, राइट। अगर वो भी नहीं है तो हमारा, सो दैट सोल इज नथिंग बट योर यूनिवर्सल माइंड। इट विल, वहां से हमारा माइंड थोड़ा शक्ति ले रही है, लेके फिर आपका सेंस को पूरा, इट विल एक्टिवेट योर सेंसेस, लाइक आईज, नोज, ये वगैरह पूरा, देन आपको आउटर वर्ल्ड बाद में दिखना शुरू हो जाता है, देन थॉट ऑटोमेटिकली पंप। बट आपको एक दैट यूनिवर्सल सोल एक बोलेगा आपका थॉट, बट यू गॉट टू लिसन टू दैट यूनिवर्सल सोल। दैट मीन आई वांट टू से देयर इज अ पर्पस बिहाइंड आपको ये कोच बनाने के लिए। You go chosen this career, there is a purpose behind.
there is something unknown thing which is guiding you inside. Puja, aap ye karo, this will only suit you, all those things it will guide. So you listen to that universal mind which is living inside. And ये जो हमारा mind है, the thought process, उसको आप, the meditation is nothing but observing your thoughts, not to follow. When you start observing, आप ऐसा बैठने के बाद जो ऑब्जर्व करते रहता है, वो वैसे आपका थॉट्स बहुत प्रोड्यूस होना कम होता है. बट आपका यूनिवर्सल माइंड जो है, दैट विल गिव लॉट ऑफ आपको मालूम रहता है, देयर इज अ डिफरेंस इन आपका डिसीजन लेने के बाद मालूम होता है. ये दिस बेस्ड ऑन माई मेरा ये थिंकिंग प्रोसेस से मैंने डिसीजन लिया, नहीं तो मेरे जो गाइड इंट्यूशन करते थे उसके रिगार्डिंग में जा रहा हूँ पैसा करके. आपका थिंकिंग प्रोसेस आफ्टर वर्ल्ड के देख के आप लिया रहता है, तो वो आप फेलियर में आपको जाके एक फेलियर रिजल्ट इट विल गिव. बट आपका इंट्यूशन बोलते रहते, उसका फॉलो करते हो, देन इट विल बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज एनर्जी वी हैव टू टेक फ्रॉम दैट वन. दैट इज द ओनली लिविंग थिंग विद इन एवरीवन. सबका अंदर वही है, एनर्जी वहां से लेना है अपने को. बट हमारा वो थॉट प्रोसेस बिकॉज ऑफ दी सेंसेस, 5 सेंसेस का कारण हमारा थॉट बार बार अप डाउन ये करके रह के फिर इट विल कनेक्ट टू इमोशन, ये वगैरह करके कोई आपका एज के तो बहुत डिस्परेट हो जाते कोई चीज के लिए. अरे आज मैंने ये हो गया, वो हो गया, समथिंग लाइक दैट. एंड टू बी कूल ऑलवेज, I follow our Captain Cool, Dhoni also is my inspiration leader, one among the inspiration leader. I follow 3 leaders who are alive today. Though he is younger, but leader के लिए कोई young और senior ऐसा कुछ ये नहीं करता है, because lot of his interviews, you got to watch. It is a good thing. He is giving advice, good advice to keep you cool, keep you the difference between the mind and other things. ये मैं छोटा सा आपको मैंने थोड़ा फ्लेवर दिया, तो आप थोड़ा इसको वॉच करते रहेंगे ना, आपका थॉट प्रोसेस में भी देयर विल बी अ चेंज. मतलब थिंकिंग आता है, बट हाउ टू थिंक, उसको थोड़ा टाइम देने का आपको. ये हमारा ये लीडरशिप कोर्स में अनविक्सिकी करके एक एलिमेंट है, इन विच चाणक्य ने जो किंग को जो सिखाया था, वो हमको अभी सिखाया जाता है. हाउ टू थिंक. थिंकिंग इज नॉर्मल, बट हाउ टू थिंक, इसके लिए there are process. So after joining this course again, it has improved my thinking process also. Now I am not affected by my emotion, my feeling. No, nothing can affect me. I am clear in my thought process. Yeah, I am clear in my thought process. And I would say after joining that course, Masters in Leadership Science, after learning so many secrets of Chanakya's secrets, taught for the kings, for the successful kingdom. चाणक्य ने बहुत कुछ टीच किया है सक्सेसफुल किंगडम के लिए, सक्सेसफुल ये पॉइंट्स वगैरह बताए. तो वो सब एयर करने के बाद देन आई डिसाइडेड टू रिजाइन माय करंट जॉब. ओके. सो दैट वाज विन प्लस वाज स्टार्टेड. Oh. So emotions and feelings के लिए there are a lot of things I can give because I'm spiritually connected with a lot of quotes. कोई भी सिचुएशन में वो कोट का अप्लाई करके देखता हूँ. कोई भी सिचुएशन अगर आता है, there are a lot of problems because I am also a human. We have to balance work and family always. Work pressure, family pressure, but we have to learn that art of balancing work and family. Right, sir. So sir, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं सर. रिन्यूएबल एनर्जी का क्या स्कोप है आने वाले दिनों में, और इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी का पूरे होल वर्ल्ड में अगर बात करें? जैसे आपने बोला कि डेनमार्क वर्ल्ड लीडर है विंड एनर्जी में, तो इंडिया का क्या, कहाँ पे देखते हैं सर आप, इंडिया का क्या योगदान है पूरे वर्ल्ड में अगर बोले तो विंड एनर्जी में, और अभी हम क्या कर रहे हैं और क्या स्कोप है आने वाले समय में विंड एनर्जी का? Yeah, this is my really interesting question because renewable energy is the future. Because इसके पहले कंट्री में थर्मल पावर था, थर्मल पावर के लिए आपको कोल इंपोर्ट करना पड़ता था. वी गॉट इट डिपेंड ऑन दी श्रीलंका, सम अदर कंट्रीज. कोल हमारा कंट्री में नहीं है. थर्मल पावर पहले पूरा थर्मल पावर से पूरा बिजली आता था पूरा इसमें, ठीक है.
उसके लिए अभी कोल भी नहीं है, वी गो टू डिपेंड ऑन समवन। एंड बाकी हो गया आपका हाइड्रो पावर, लाइक पानी से बिजली तैयार करना, वो एक सोर्स था। अभी रेन का कुछ ये नहीं है, लाइक श्योरिटी नहीं है, ये साल कम रेन है, नेक्स्ट ईयर कम रेन नहीं हुआ है, ऐसे ऐसा करके मतलब देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज है। लेकिन रिन्यूएबल जो सोर्स है वो हमेशा के लिए है। इवन टू ब्रीथ, इफ यू टेक द विंड, आपको हवा तो रहना चाहिए फॉर ब्रीथिंग, वो हमेशा के लिए है। ह्यूमन लिविंग के लिए भी इट्स अ ह्यूमन फ्रेंडली, रिन्यूएबल एनर्जी इज अ ह्यूमन फ्रेंड एनर्जी, आई कैन से। आपको श्वास करने के लिए भी आपको चाहिए हवा, ठीक है। सो देयर इज नो कोल अवेलेबल, देयर इज नो हाइड्रो पावर अवेलेबल, देयर इज नो अदर फ्यूल्स लाइक ऑयल से करना, मतलब लॉट ऑफ फ्यूल्स वेर इन्वॉल्व। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए देयर इज नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड, इट्स नेचुरली अवेलेबल। So for example, for wind energy, हवा naturally available है. For solar energy, sun is from sun we are getting natural source of the fuel. We can say that way. And the better thing is, आपको ये दोनों से पावर लेते, it doesn't pollute the country. Pollution नहीं होता है. बाकी फ्यूल यूज करने से कंट्री की पोल्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोल यूज करेंगे, पोल्यूट तो कर देता है ना, उसका स्मोक आता है, स्मोक निकलता है, इट इज पोल्यूटिंग द कंट्री अगेन। सो रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर, और फ्यूचर में इतना हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहा है। हेलो, मैं एडिबल पूछा? यस सर, यस सर। ओके ओके। सी रिन्यूएबल पॉपुलेशन भी कंट्री के अंदर बढ़ते जा रहा है, सो इलेक्ट्रिसिटी का भी डिमांड बढ़ते जा रहा है। और लेकिन इंडिया के अंदर वो फ्यूल्स नहीं है, लाइक कोल इंपोर्ट करना पड़ता है, दूसरा भी चीज से इंपोर्ट अदर कंट्री से करना पड़ता है फॉर थर्मल पावर एंड ऑल। बट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमारे कंट्री के अंदर इतना पोटेंशियल है, तो वो एक्सिस्टिंग पोटेंशियल इन द कंट्री जो है उसी से हम लोग बिजली बना सकते हैं। सो दैट आप देखे जाएंगे तो अभी नेक्स्ट, अभी गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया 175 गीगावाट करना है, मतलब इट्स लाइक 1,75,000 मेगावाट अपने को करना है। अभी फिलहाल कंट्री के अंदर विंड अलोन 40 मेगावाट 40 गीगावाट एंड सोलर इज अगेन अनदर 40 गीगावाट, मतलब 80-90 तक आ गया, और भी 75 गीगावाट का प्लान भी है। ठीक है, मतलब फ्यूचर जो है, और नेक्स्ट फ्यूचर एनर्जी इज ओनली रिन्यूएबल सोर्स। अभी आप डेनमार्क देखेंगे, उधर 100% रिन्यूएबल एनर्जी है, दे आर नॉट यूजिंग एनी अदर एनर्जी, थर्मल गिरमल कुछ नहीं यूज करता, ओनली जो नेचुरल रिसोर्सेस मिलता है कंट्री के अंदर वही यूज करता है। तो वैसे इंडिया भी उसको फॉलो कर रहा है। राइट नाउ इंडिया इज यूजिंग 14% रिन्यूएबल एनर्जी को, 14%। उसको स्लोली उसका अभी 25-30% सेट कर रहा है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर में। तो उसका अभी गवर्नमेंट ने सेट करके रखा है, एंड फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी इज द ओनली सोर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। एंड जो भी बिजनेस करने वाला है उनके लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने के लिए देयर आर 6 स्टेजेस इन्वॉल्व्ड। फर्स्ट उसका रिसोर्स असेसमेंट करना पड़ता है, हवा कितना है, क्या है, लैंड ढूंढना पड़ता है, फिर बाद में उसका परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट के अंदर, फिर लैंड परचेस करना पड़ता है। ऐसा मतलब लॉट ऑफ स्कोप्स इन्वॉल्व ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो और गवर्नमेंट का फोकस फॉर नेक्स्ट 10 ईयर आल्सो रिन्यूएबल एनर्जी, एंड फ्यूचर इज आल्सो रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो भी बिजनेस करना चाहता है, दे गो टू प्लान समथिंग, सम वर्टिकल अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी। जी जी। सर, जैसे कि आपने बताया कि रेन का है, रेन कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी नहीं होता है। तो सर विंड भी तो ऐसा ही होता है, कभी मतलब आता होगा, कभी नहीं चलता होगा, कभी बहुत तेज आता होगा, तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं? या अभी देखिए, हवा का सीजन जो हम लोग बोलता है, हवा का सीजन जो रहता है फ्रॉम मिड ऑफ मे एवरी ईयर, मिड ऑफ मे से लेके सितंबर मिड तक रहता है। फिर मतलब 4 से 5 महीने हवा रहता है, बाकी आपका पूरा मतलब फ्री रहता है। यू आर करेक्ट, बट उसको बोलते हैं हम लोग प्लांट लोड फैक्टर। इट विल नॉट गिव 100%, बट इट विल गिव एटलीस्ट 30% ऑफ द एनर्जी, 35% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेस। योर क्वेश्चन इज करेक्ट, बट इट्स अ इनफॉर्म्ड पावर। आई अंडरस्टैंड, फॉर्म्ड पावर तो नहीं है, इनफॉर्म्ड ही है। कभी हवा आता है, ज्यादा आता है, कम आता है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो करते हैं, समथिंग लाइक दैट। आप ऐसे सोचेंगे तो फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग फोकस नहीं कर पाएंगे, बट देन वी गो टू डिपेंड अदर कंट्रीज ओनली फॉर फ्यूल्स। अभी देखिए, नाउ वी आर चाइना के साथ अभी हमारा ये चल रहा है, तो वी आर नॉट गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री।
करेक्ट। तो ये विंड मिल के लिए भी चाइना से हमको द मैग्नेट्स एंड ऑल स्टील कमोडिटी, कॉपर कमोडिटी पूरा वहां से हम लोग ये करते थे, डिपेंड करते थे। आई मीन टू से कोई दूसरा कंट्री का डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। व्हेन मेक इन इंडिया, आप इंडिया के अंदर जो रिसोर्स है वही सिर्फ करो। या तो मतलब विंड इज इन्फॉर्म्ड पावर, यू आर राइट। वो साल में 5 महीने रहते हैं, 7 महीना फ्री ही रहता है, बट हम लोग वो 7 महीने के अंदर हम उसको मेंटेनेंस करवाता है। ओके, तो सर ऐसा भी होता है क्या, जैसे विंड एनर्जी बनाया, मतलब एनर्जी जो बना उसको सेव करके कहीं रखते हैं, ऐसा कुछ? जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट जहाँ तक मुझे पता है कुछ होता है ना कि वो एनर्जी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक जो हमारी एनर्जी जो हाइड्रो पावर बनती है वो बनाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि गुजरात जो है वो सरप्लस एनर्जी पैदा करता है और वो अदर इसमें क्या सिटीज में या अदर स्टेट में सप्लाई करता है। तो वो क्या चीज है, मतलब क्या रिन्यूएबल एनर्जी में भी हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ होता है? वाह वाह वाह, सो आपने मार्केट को अच्छे से स्टडी करके रखा है, इसका मतलब रियली आई अप्रिशिएट यू पूजा। या थैंक यू सो मच सर। नो आपने आप मार्केट को अच्छे से स्टडी करके रखा, इंडस्ट्री को स्टडी करके रखा। रियली इट इज आप इतना मतलब एक्यूरेट बात कर रहे हो, दैट मीन्स यू गो स्टडीड अबाउट द इंडस्ट्री। आपको भी ये रिन्यूएबल एनर्जी में इंटरेस्ट है ऐसा लग रहा है, ठीक है, गुड। या करेक्ट। सो रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग स्टोरेज नहीं कर सकते, इट हैज टू बी इमीडिएटली कंज्यूम्ड। जनरेशन हो गया उसकी इमीडिएटली कंज्यूम कर दो। खाना बनाया उसको खाना ही पड़ेगा, मतलब वो स्टोर नहीं कर सकते फ्रिज में रख के सुबह खा लेंगे, वो नहीं हो सकता, उसको स्टोर करना पड़ेगा। एंड फ्यूचर अभी जो बिजनेस आ रहा है इसके लिए 25 साल के बाद, आई सेड यू नो फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्ट किया था 1994-95 में स्टार्ट किया था। 25 साल के बाद उसको सोल्यूशन मिला है कैसा हम लोग ये रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोर कर सकता है। ठीक है, सोल्यूशन मिल गया, दैट इज बैटरी स्टोरेज। दिस इज अ न्यू एरा, इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस ईयर। रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज करने के लिए 25 साल के बाद उसका इनोवेशन हो गया, उसका रिसर्च हो गया। नाउ दिस अ न्यू, इट इज ऑल टुगेदर, इट इज विल बी अ न्यू मार्केट फॉर स्टोरिंग विंड एनर्जी। बैटरी स्टोरेज करके एनर्जी स्टोरेज इट इज। इट विल बी ग्रेट आई थिंक, मतलब इतना पैसा वो लगाते हैं उसको बनाने में, फिर मतलब वो कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरी कंज्यूम ना होती हो। करेक्ट, वो एनर्जी स्टोरेज करेक्ट। अभी सो आपने अच्छा मार्केट स्टडी किया, एनर्जी स्टोरेज अभी नया एक आ गया इंडिया के अंदर और उसका प्रोटोटाइप भी पास हो गया, एनर्जी स्टोर हो सकते करके प्रूव भी हो गया। तो फ्यूचर बिजनेस विल बी एनर्जी सेविंग आल्सो, सॉरी एनर्जी स्टोरेज आल्सो। ग्रेट सर, ये विंड एनर्जी और रिन्यूएबल, हाँ सर आप कुछ बोल रहे थे सर, सॉरी। नहीं, अभी हम लोग जो विंड प्लस में वो भी फ्यूचर में बिकॉज अनटैप्ड मार्केट है अभी इंडस्ट्री के अंदर। तो इसके साथ हम लोग ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी एंड दूसरा कंट्री से हम लोग MOU वगैरह साइन करके हम लोग को एनर्जी स्टोरेज में हम लोग आगे बढ़ रहा है। ओके, फ्यूचर बिजनेस के लिए हम लोग तैयारी रखा जी। ओके, तो सर ये पूछना चाह रहे थे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी क्या कोई फॉर्मल एजुकेशन है, मतलब जिससे लोग जो आने वाले जनरेशन है, क्योंकि इसका स्कोप है ये बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें क्वालिफाइड लोग चाहिए होंगे जो इसके बारे में जानते हो। तो क्या हमारे कंट्री में ऐसा कुछ फॉर्मल एजुकेशन है? क्योंकि मुझे नहीं पता, तो आप इस इंडस्ट्री के हो तो शायद आपको इसका नॉलेज हो। क्या हमारे पास कोई फॉर्मल एजुकेशन, जैसे हमारे पास इंजीनियरिंग की एक फॉर्मल एजुकेशन है, डॉक्टर बनना हो तो उसकी है, तो क्या रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्री में भी फॉर्मल एजुकेशन है हमारे पास, जिससे हम आने वाले लोगों को उसके लिए ट्रेन कर सके? या करेक्ट, गुड क्वेश्चन। एक्सक्लूसिवली फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वैसा एक ही कॉलेज है, ओके, दैट इज बेस्ड इन कोयम्बतूर ओनली, अमृता कॉलेज। या दे हम लोग जो इसके पहले जो मैं कंपनी में काम करता था एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वहां पे मैंने जाके कैंपस इंटरव्यू करके लोग पिक करके आता हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज द ओनली कॉलेज रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूरा सब्जेक्ट वो लोग सिखाता है, ओके, इन इंडिया आई एम सेइंग अमृता इंजीनियरिंग कॉलेज इन कोयम्बतूर। एंड सेकेंडली अदर सोर्स, अगर आपका इंडस्ट्री फील्ड में रह के भी आप ये रिन्यूएबल एनर्जी की सिखा सकते हैं।
सपोज आपको पूरा मैं रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं जाना चाहता हूँ, बट आई एम इंटरेस्टेड इन IT ऑल्सो, फैशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज नॉर्मली फीमेल दे प्रीफर फैशन टेक्नोलॉजी और समथिंग लाइक दैट। अभी आज का ट्रेंड वही चल रहा है, और मे बी जर्नलिस्ट ऐसे चल रहा है। तो वो लोग अगर पार्ट टाइम कोर्स ऑल्सो दे कैन डू इट। वो है निवे करके एक एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, NIWE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। ओके, वो लोग हर साल देयर विल बी 3 मंथ्स कोर्स, 6 महीना कोर्स ऐसे करके कुछ करते रहता है। तो वो आप उसको आप पार्ट टाइम यू कैन ज्वाइन दोस कोर्सेस एंड वो सीख सकते हैं, आप सीख सकते हो। ठीक है, सेकेंड सोर्स इज दैट। एंड थर्ड सोर्स हमारा विंड प्लस का कंपनी के अंदर, बिकॉज आई सॉ दैट फ्यूचर को ट्रेनिंग जरूरत पड़ती है, ऐसा करके देन एक वर्टिकल हमने बनाया इन विच ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का फुल्ली विंड सब्जेक्ट उसमें हम लोग कवर कर रहा है। विंड फार्म कंस्ट्रक्शन कैसा करने का, डेवलपमेंट कैसा करने का, उसको कैसा मेंटेन करने का, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, पावर को कंट्रोल कैसा करने का। अगर कोई नया स्टूडेंट इंजीनियरिंग करके आती है, दे कैन ज्वाइन इन वेरियस कस्टमाइज्ड कोर्सेस अवेलेबल विद विंड प्लस। ये कोई भी इंडिया में ऐसा कोई कंपनी ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करता है विंड के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो मेरे को वो भी एक दिखता था, फ्यूचर कैन बी ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वी कैन हैव इट इनसाइड द कंपनी। बिकॉज कोई रहता है 100% मेरे को रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं जाना चाहिए, बट ये पढ़ते वक्त मेरे को साइड में वो नॉलेज भी मैं लेना चाहता हूँ। वैसा करने वालों की ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो देयर आर 3 सोर्सेस। वन इज अमृता, जस्ट अगर अदर स्टेट में रहेंगे लोग, उधर हॉस्टल में ज्वाइन करके पढ़ इफ दे हैव द पैशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वहां पे ज्वाइन करके कंप्लीट कर सकते हैं उनका एजुकेशन। एंड सेकेंड सोर्स NIWE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। उसमें आपको वेबसाइट में आपको रेगुलरली उसको वॉच करते रहने का, उनका वो ट्रेनिंग वेनिंग का पूरा शेड्यूल आते रहता है। इट्स अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्सेस। तो वो एक सोर्सेस है आपको रिन्यूएबल एनर्जी का। आप रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, बट नन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज आस्किंग फॉर आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी का क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, वैसा तो कोई पूछता नहीं है। इट कुड बी इलेक्ट्रिकल, इट कुड बी इलेक्ट्रॉनिक्स, इट कुड बी मैकेनिकल, आई मीन दिस आर द 3 एरिया, सिविल। ये 4 एरिया में कोई भी इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी में आ सकता है। ओके, फॉर हार्डकोर टेक्निकल एरिया के लिए। अगर आपको बाकी बैक एंड ऑफिस में कुछ काम करने का, कमर्शियल बीकॉम, वो तो नॉर्मल चलते रहेगा, बट कोर टेक्निकल विंड एनर्जी के बारे में टेक्निकली आपको उसमें ज्वाइन करने का, कुछ टेक्निकल कंपनी के अंदर, टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर, ये 4 कोर्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, ये कोई भी पढ़ता है, बी इलेक्ट्रिकल, बी इलेक्ट्रॉनिक्स, बी मैकेनिकल, वो लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। नन ऑफ द कंपनीज इज आस्किंग फॉर आपको रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट होना ही है, तभी आपको जॉब मिलेगा, वो नहीं है। एक्चुअली सर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि जैसे अभी आपने बताया कि कोई भी जो टेक्निकल फील्ड्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारी फील्ड से वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो ऐसा होता है कि अगर वो इंजीनियरिंग करे हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिली तो वो कुछ अलग B.Ed कर रहे हैं, BTC की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग की जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको लिविंग के लिए चाहिए कुछ। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर, क्योंकि ये बूम करने वाला है, और शायद कि हमारे पास ना तो कॉलेजेस है, ना तो पर्टिकुलर ट्रेनिंग है, तो हमें इस पे काम करना चाहिए ताकि हम जो हमारे पास लोग ऑलरेडी हैं क्वालिफाइड, उनका सही यूज कर सकें, और उनको मतलब कि डेफिनेटली जिस फील्ड में वो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो डेफिनेटली वो बेस्ट को ही चूज करेंगे, या फिर यही कह सकते हैं। तो जो लोग बच जाते हैं, मतलब जो किसी रीजन से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन उनको नॉलेज है उस फील्ड का, तो मतलब अगर हम उन्हें अवेयर करें कि वो एक ये भी फील्ड है जहाँ पे आप जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो भी कर सकते हैं। अच्छा। तो इट विल बी ग्रेट फॉर जो हम कहते हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास चीजें हैं, हमारे पास फैसिलिटीज हैं, हमारे पास जॉब्स भी है, लेकिन हमारे पास एक राइट चैनल नहीं है लोगों को एजुकेट करने का कि उनकी जो एजुकेशन है वो किस किस सेक्टर में यूज हो सकती है, ताकि वो अपनी नॉलेज को एनकैश कर सके।
इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? या पूजा, एक्चुअली यस, सो वो नॉलेज तो एक्चुअली हम देने के लिए तैयार है। अगर आप ऐसा आपके पास कोई कॉन्टेक्ट्स है उनको, यू कैन ऑर्गेनाइज वन वर्कशॉप दैट विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम, हम लोग उसके बारे में पूरा नॉलेज हम बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई कॉन्टेक्ट्स है, ऐसा कोई आपको अप्रोच किया है, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट कौन सा इंडस्ट्री में मुझे जाना है, ये सब कुछ हम उसको फुल एडवाइस दे सकते हैं। एंड बीइंग ए नेशनल काउंसिल मेंबर, मैंने इंडियन विंड पावर एसोसिएशन में नेशनल काउंसिल मेंबर है, ओके। एंड देयर आर सभी कंपनी के साथ हमारा लिंक है, एंड वी कैन आल्सो हेल्प देम गिविंग द जॉब, हैविंग द प्रॉपर क्वालिफिकेशंस। मैंने जो इंजीनियरिंग है तो हार्डकोर टेक्नोलॉजीज कंपनी में जा सकते हैं। अगर कुछ कमर्शियल क्वालिफिकेशन है, बीकॉम, एमकॉम, दे कैन आल्सो गो फॉर द सेगमेंट ऑफ दैट कमर्शियल सेगमेंट में जा भी सकते हैं वो लोग। मतलब लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन रिन्यूएबल एनर्जी। अगर उनका नॉलेज कुछ हमसे लेना चाहता है, वी आर रेडी फॉर दैट टू शेयर द नॉलेज। अपॉर्चुनिटी तो बहुत है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट होने का मैं तो नहीं देखता हूँ। मतलब इवन अभी ये विंड प्लस हमारा नया स्टार्टअप है, लेकिन हम लोग स्टार्टअप में वी गो ऑलमोस्ट एंगेज्ड already 15% in the company immediately, very second month or third month, whatever it is. So there are opportunities. Yeah, there are lot of opportunity in renewable energy, because renewable energy में सोलर और विंड, उसमें एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ ऑलमोस्ट 3,000-4,000 एंटरप्रेन्योर्स रहता है। उनके साथ दे कैन एसोसिएट एंड वर्क, एंड बड़ा बड़ा कंपनीज इंडिया बेस्ड, एंड लाइक आपका जो भी रहेंगे आपका कांटेक्ट में, वो लोग दिल्ली बेस्ड रहेंगे, बैंगलोर बेस्ड रहेंगे, हैदराबाद बेस्ड रहेंगे, चेन्नई रहेंगे। ऑल दिस मेट्रोस आर हैविंग, सब कंपनी का पूरा हेडक्वार्टर्स वही मेट्रोस में है, तो हम लोग उनको लिंक करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओपनिंग्स बहुत है रिन्यूएबल एनर्जी में, और लोग सर्वाइवल के लिए काम करता है, एग्री, बट उसके लिए भी थोड़ा लिमिट होता है। सर्वाइवल के लिए थोड़ा टाइम करके देन अपना क्या बोलते हैं, फॉर अचीविंग अवर गोल्स, अचीवमेंट के लिए भी थोड़ा काम करना पड़ता है। उसमें इनिशियली थोड़ा बहुत आपको लूज करना होगा, बट अचीवमेंट हो जाता है। इसके लिए मैं एक बुक, जी एक बुक रेफर करेगा लास्ट, दैट द $1 billion सीक्रेट करके एक बुक है, द $1 billion सीक्रेट। उसमें 20 सेल्फ मेड बिलियनर्स, सेल्फ मेड, ऐसा नहीं कि उनका पेरेंट्स नहीं तो उनका फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा स्ट्रांग था, वो लोग बिलियनर बन गया, वैसा नहीं है। सेल्फ मेड बिलियनर के बारे में लिखा है 20 बिलियनर्स, वो आप पढ़ाई करो, बिकॉज दैट बुक हैज चेंज्ड माय थॉट प्रोसेस एंड वी कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स। मैं जरूर पढ़ूंगी सर। या ठीक है, ओके सर, थैंक यू पूजा। डेफिनेटली सर, मैं पूछूंगी सर। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आप कुछ हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं जी। वन पर्सन है खुशमन, वो पूछ रहे हैं कि शुड वी ओनली फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स लीविंग असाइड शॉर्ट टर्म गोल्स? क्या हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचना चाहिए या शॉर्ट टर्म के बारे में भी सोचना चाहिए, पूछ रहे हैं। So I think I will give another idea, like short, medium, long, तीनों है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है। he has to be somewhere थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए सोचना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल बी फॉर सर्वाइवल के लिए हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेरे को अभी सर्वाइवल का जरूरत है, मंथली मेरा इतना कमिटमेंट है, ये है वो है, ऐसा करके पैरेलली यू कैन अपग्रेड द लॉन्ग टर्म गोल उनके पास है, उसके बारे में नॉलेज, अटेंडिंग लॉट ऑफ वेबिनार्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ये वगैरह करके थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अपना रख सकते हैं। वंस इस शॉर्ट टर्म गोल इज अचीव्ड एंड उसका ये भी हो गया, लाइक सर्वाइवल भी हो गया, नाउ द कमिटमेंट बिकम ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, देन यू कैन फोकस ऑन इस लॉन्ग टर्म जो, बट उसके लिए अभी से उनको तैयार रखना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसा किया वैसा, मेरा लॉन्ग टर्म मिशन था कि वी शुड हैव वन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, बट ओनली विद द नॉलेज, यू शुड फंड आल्सो हाथ में होना चाहिए, नॉलेज, फंड, टीम, ये तीनों होना चाहिए। दिस विल नॉट हैपन इन राउंड द क्लॉक, 24 आवर्स में वो नहीं सकते। वो आपको पहले से उसको थोड़ा सा उसको मैप बना के, मतलब उसका ये बना के रखना पड़ता है।
You focus on long term now, but work on short term. ओके, तो लॉन्ग टर्म गोल्स को ये भी कर सकते हैं कि शॉर्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कर सकते हैं यस यस। उसके बाद हम लेकिन थोड़ा या मीडियम टर्म भी थोड़ा बीच में कर सकते हैं। या सो शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म करके 3 डिवाइड करके कर सकते हैं। लाइक EGC फॉर द ह्यूमन, वेयर यू वांट टू एक्सपीरियंस, वेयर यू वांट टू ग्रो, what you want to contribute. These should be the 3 stages of the human. वाह सर, बहुत बड़ी बात कही है आपने। शायद ये लोग सोचते नहीं है, 2 तो सोचते हैं लेकिन तीसरी नहीं सोचते सर, कंट्रीब्यूशन। ये मैडम अभी हमको जो कर रहे हैं, हम कंट्रीब्यूशन ही कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट हम लोग एक कंपनी के अंदर जो रखे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो कंट्रीब्यूशन ही कर रहा है। जो भी 25 साल 26 ईयर्स हमने जो नॉलेज गेन किया, एक्सपीरियंस गेन किया, चैलेंजेस को फेस किया, हाउ वी ओवरकम फ्रॉम द चैलेंजेस, वो फेस किया, सब कुछ हम लोग उसमें बताने वाला है। बिकॉज डेफिनेटली आप बोल रहे पूरा यूथ है इसमें ज्वाइन कर रहा है, वो यूथ को ये पूरा चैलेंजेस आएगा एंड वी आर रेडी टू सर्व एट एनी टाइम फॉर दैट चैलेंजेस। हम हमारा सॉल्यूशन आपको दे सकता है। ठीक है, एक्सपीरियंस, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, दिस इज EGC one human should follow, where you want to experience, where you want to grow, and you have to give back. That is contribution. ओके, ग्रेट सर, बहुत ही अच्छा Yes. सेशन था सर। पर Thank you. एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी आपसे सर। हमारे जो यंग ऑडियंस है, जो नए बच्चे हैं और जो मतलब कि कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे या सजेशन देंगे उनको? सी डेफिनेटली जो बिजनेस करने वाले एम्प्लॉय भी इधर ज्वाइन किया रहेगा, बट मैं एक बोलेगा, लीडरशिप अपने को खुद सीखना पड़ता है। बिकॉज दूसरे का लीडरशिप इनको फॉलो करो, उनको फॉलो करो, उनका लीडरशिप आपको अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी बिकॉज आप किसी लीडर को फॉलो कर सकते, बट ओनली दैट ग्लिम्स यू कैन टेक इट, बट 100% यू कैन नॉट फॉलो। दिस में भी रिलेवेंट, उनको रिलेवेंट हो सकता है, हमको रिलेवेंट नहीं हो सकता है, ड्यू टू फैमिली और ड्यू टू वेरियस रीजन। अपना ओन लीडरशिप प्रिंसिपल रखो, एक है। सो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से लीडरशिप का मीनिंग है, लीडरशिप इज नथिंग बट ओनरशिप। आप किधर भी जॉब करते हो, जो रोल आपको दिया गया उसका ओनरशिप ले लीजिए आप। ओनरशिप एंड डेडलाइन, डेडलाइन मीन टाइम पे जो काम करके देना है, वो वाला। दिस इज द 2 सीक्रेट्स और 2 आई फॉलोड इन माई करियर। तो स्टार्टेड लाइक ए टेक्नीशियन से स्टार्ट करके सीनियर VP तक पहुंच गया, एंड उसके बाद वी कैन नॉट ग्रो इन एनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और लिमिटेड कंपनीज। तो अपने को खुद कुछ बना के देन नेक्स्ट लेवल में हमको पहुंचना चाहिए। तो लीडरशिप, अपना खुद लीडरशिप आप रखो। लीडरशिप का मेरा 2 सीक्रेट रहेगा, ओनरशिप लेके काम करो। जो भी आपको कंपनी देता है 8 घंटे सिर्फ मैं करता हूँ, बाकी मैं नहीं। यू टेक ए ओनरशिप। तो ओनरशिप इज द 1 सीक्रेट। एंड सेकंड इज डेडलाइन से काम करो। ये डेट के अंदर होना चाहिए, ये डेट के अंदर होना ही चाहिए। एंड एक या बोलिए। हाँ सर, आप बोलिए ना। ओवर एक है, मनी को, पैसा को ऑब्जेक्टिव रखे नहीं काम करना चाहिए। मनी इज अ बाई प्रोडक्ट बाय डूइंग द थिंग्स। ठीक है, वो मनी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, बाई प्रोडक्ट इट इज। मनी को ऑब्जेक्टिव नहीं रखना चाहिए। मनी ऑटोमेटिकली इट विल फॉल इन योर प्लेस when you are doing the things correctly. Your objective should be, मेरा ये अचीव होना है, आप अचीव करेंगे उसको। मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। दैट इज व्हाट आई लर्नड इन माय एक्सपीरियंस। एंड ओवर एक यूथ का और एक एडवाइस है, आई लाइक द कोट ऑफ डोंट बी द फ्लैग एंड बी द विंड। ऐसा करके फ्लैग और विंड यू कैन हवा बहुत आने से वो फ्लैग ऐसा हिलता है ना, आपने देखा होगा सब एग्जीबिशन सेंटर ये वगैरह में। सो डोंट बी द फ्लैग, बी द विंड। दिस इज माई मेरे को इंस्पिरेशन कोट है। इसमें बहुत सारा मीनिंग आता है। लाइक यू डोंट, मतलब ये फ्लैग बोलता है कि ये मेरे सर्कमस्टेंसेस है, मेरा सिचुएशन, मैं क्या करूं, ऐसा फ्लैग सोचता है। लेकिन व्हाट है फ्लैग मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। इसीलिए ब्लेम कर सकते हैं आप, आपको गिव अप कर सकते हो। बिकॉज हमको ऐसा वो आदत है, हम गिव अप कर देते हैं, मेरा सिचुएशन है यार, मैं क्या करूं। फ्लैग एक कोट में फ्लैग का है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, बट विंड जो है द क्रिएटर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। आप वो उसका क्रिएटर बन जाओ। डोंट बी द विक्टिम ऑफ द सिचुएशन।
राइट। ठीक है, सो डोंट बी द फ्लैग, बी द विंड। इसमें बहुत सारा मीनिंग आता है, मतलब आपको या सो ये एक कोट मेरे को बहुत इंस्पिरेशन कोट है। हर एक फेलियर के लिए हम लोग हमारे सिचुएशन को हम ब्लेम करते रहता है, और अरे मेरा फैमिली में ऐसा था वैसा, बट यू बी द क्रिएटर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। राइट। या ये एक कोट है, सो दिस इज फॉर द यूथ। या थैंक यू सो मच सर। एक व्यूअर का क्वेश्चन है सर, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। वो बोल जी। रहे हैं कि ईगो मतलब आ गया अगर किसी में या फिर है, तो सक्सेस तक पहुंचने के चांसेस है या नहीं है? सी मैं बोलेगा, बिकॉज देर आर लीडर्स ईगो करके भी ऊपर गया है, ईगो रख के भी, बिकॉज यू नो देयर विल बी मोर डोमिनेशन, बॉसिज्म काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, उनका ईगो रख के भी ऊपर तक पहुंचा, बट दे ऑल आर हैविंग रिग्रेट। अभी रिटायर्ड होने के बाद मैंने क्यों ऐसा था, ऐसा करके रिग्रेट कर, जो भी मैंने मिला है लीडर्स को जो ईगो का क्वेश्चन का, सो दे हैव अ रिग्रेट फॉर दैट। आज का दिन वो लोग उसके बारे में फील कर रहा है, बिकॉज लाइफ में किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, ओके। बट यू नो ऑल स्पिरिचुअल, हम लोग तो इंडियंस, यू नो, हमारा वो एंशिएंट बुक्स को बहुत फॉलो करता है, बिकॉज हमारे पास हमने कोई भगवान को तो नहीं देखा, ठीक है, बट उसके लिए जो भी है बुक से हम लोग पढ़ते हैं, लाइक गीता पढ़ते हैं, रामायणम महाभारत, जो भी हम लोग पढ़ता है उसमें यही सिखाया गया ईगो को ये करो वो करो करके, मतलब ये देयर शुड नॉट बी एनी, नन ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट बुक्स सेज दैट ईगो रखना है करके, नो। बट ईगो कैसा आता है, मैंने बोला ना वो दैट यूनिवर्सल माइंड, हमारा माइंड, आप यूनिवर्सल माइंड को सुनेंगे, उसको इंट्यूशन आपको देते ही रहेगा, उसको सुनेंगे। इसके लिए आप ये भी सुना रहेगा, 5 AM क्लब करके रॉबिन शर्मा का आपने सुना रहेगा, पहले 20 मिनट्स आप फिजिकल वॉक करो, फिर 20 मिनट जर्नलिंग करो, फिर 20 मिनट्स आप थोड़ा ये करो करके, समथिंग लाइक दैट। मॉर्निंग उठते यू गो टू प्रैक्टिस इट, व्हाट थॉट्स यू आर गेटिंग इट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंट्यूशन एंड थॉट्स। आप थोड़ा उसको थोड़ा, इट्स लाइक यू नो, इट्स हाईली स्पिरिचुअल है, ईगो नहीं रहना चाहिए। दैट इज व्हाट माय आंसर इज। ओके, या ग्रेट प्लीज। सर। आपका आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नॉलेजेबल था, मुझे कुछ नया जानने को मिला, और डेफिनेटली मैं तो बताने वाली हूँ, अगर मुझे कोई भी यू नो यूथ मिलता है जो इंजीनियरिंग किया हुआ है, उसको मैं डेफिनेटली अब यही सजेस्ट करूंगी कि आप रिन्यूएबल एनर्जी भी ट्राई करो, वहाँ पे भी बहुत स्कोप है, क्योंकि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी जो आप आज मुझे मिल गई है। यू नो बहुत ज़्यादा तो मुझे टाइम नहीं मिला सर आपके साथ बात करने का, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी नॉलेज मिली, काफ़ी सारी, और डेफिनेटली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और सबसे बड़ी चीज़ सर जो आपसे सीखने को मिली वो ये कि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद आप अपनी कंपनी रन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप आज भी पढ़ाई कर रहे हो, आप आज भी लर्न कर रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है जो मैं आज आपसे लेके जा रही हूँ, वो ये कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमें आपको अपने आप को अपडेट करना है और सीखते रहना है, लर्न करते रहना है। यस 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 यस, कंसिस्टेंट लर्निंग इज द सक्सेस, कंसिस्टेंसी इन लर्निंग। जी, so thank जो you so 5 much, साल, sir. या थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। सॉरी मैं आपको नो इट्स ओके, नो 5 साल पहले जो रिलेवेंट था आज का दिन रिलेवेंट नहीं है, आज पूरा डिजिटल वर्ल्ड हो गया, ठीक है, तो अभी हम लोग को अपग्रेड करना चाहिए, बट विदाउट नॉलेज हाउ यू विल ट्रांसफॉर्म टू डिजिटल। इसीलिए कंसिस्टेंसी इन लर्निंग इज नीडेड। अगर आपको कुछ विजन का अचीव करने का है तो कंसिस्टेंसी इन लर्निंग इज नीडेड। देयर हैज टू बी कंसिस्टेंट लर्निंग आवर्स। कभी भी 1 आवर आपको लर्निंग आवर्स के लिए रखने पड़ता है, कितना भी आप बिजी हो, ठीक है। थैंक यू पूजा। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही लर्नेबल सेशन था। तो डेफिनेटली हम फ्यूचर में आपसे फिर से कनेक्ट होंगे और बहुत कुछ चीज़ें आपसे सीखेंगे और बहुत सारे लोगों को भी सिखाएंगे। थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू पूजा, थैंक यू व्यूअर्स। सो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, मैंने बहुत सारी बातें करी। सो अगर आप लीडरशिप से रिलेटेड और एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हियर यू कैन वॉच डॉक्टर राधा कृष्णन पिल्लई शो
जो राधा कृष्णन सर के साथ मैंने किया था, और यू कैन वॉच शेखर विजयन शो जो हमने शेखर विजयन के साथ किया था। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।